नमस्कार एवं उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप सभी और आपके साथ हूं मैं जयती मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। यूपी के आजमगढ़ में जहरीली शराब पीने से 9 लोगों की मौत, 12 की हालत गंभीर। ग्रामीणों ने लगाया जाम, आला अधिकारियों ने संभाला मोर्चा। चुनावों से भी जोड़कर देखा जा रहा है शराब को। उत्तर प्रदेश में चौथे चरण का मतदान 23 को। प्रचार के आखिरी दिन सभी राजनीतिक दलों ने झोंकी ताकत। प्रचार का थमा शोर। 9 जिलों की 60 सीटों पर होगा मतदान। यूपी चुनाव प्रचार में सोनिया गांधी की एंट्री। वर्चुअल रैली को किया संबोधित तो प्रियंका गांधी ने भी लखनऊ में किया रोड शो। योगी सरकार पर साधा निशाना। अमित शाह भी पीलीभीत और बाराबंकी में बीजेपी उम्मीदवारों के समर्थन में चुनावी सभाओं को किया संबोधित। अरविंद केजरीवाल ने भी आप पार्टी उम्मीदवारों के लिए मांगे वोट। समाजवादी पार्टी ने जारी की 30 स्टार प्रचारकों की सूची। डिंपल यादव, शिवपाल और स्वामी प्रसाद मौर्य को बनाया स्टार प्रचारक। पहली सूची में नहीं था शिवपाल यादव का नाम। चलिए अब खबरें विस्तार से। यूपी विधानसभा चुनाव के चौथे चरण के लिए 9 जिलों की 60 विधानसभा सीटों पर चुनाव प्रचार थम गया है, जिसके बाद अब डोर टू डोर प्रचार करने पर नेताओं का जोर रहेगा। तो वहीं आपको बता दें कि चौथे चरण का मतदान 23 फरवरी को होगा। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अजय कुमार शुक्ला ने बताया कि चौथे चरण में पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई, लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली, फतेहपुर और बांदा में मतदान होगा। तो वहीं चुनाव प्रचार थमने के बाद निर्वाचन आयोग ने भी कमर कस ली है। चलिए इसी खबर पर अधिक बातचीत के लिए यूपी से स्टेट हेड अमरीश सिंह फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं हमारे साथ। अमरीश, देखिए 23 फरवरी को चौथे चरण का मतदान और मतदान में आचार संहिता आज से लग गई है। निर्वाचन आयोग ने भी कमर कस ली है। चुनाव के प्रचार का शोर आज से थम जाएगा। किस तरीके से रणनीति अब रहेगी डोर टू डोर प्रचार की, और इसके बाद जब चुनाव का दिन सामने आएगा 23 फरवरी, तो क्या तस्वीर देखने को मिलेगी, बताएं। देखिए जैसी निश्चित तौर पर 3 चरणों का चुनाव हुआ उसमें ये तो तय हो गया है कि वोटर चाहता क्या, क्योंकि सामान्य जो ये मतदान है 60% का, इसको औसतन मतदान कहा जा सकता है जी। अब जो ताजा अब है वो 23 फरवरी को चौथे चरण का मतदान है। अब इस मतदान में 9 जिलों में 60 सीटें हैं। इन 60 सीटों पर भविष्य है, लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि अवध क्षेत्र, ये जो चुनाव है 9 जिलों में, इसमें अवध क्षेत्र की भूमिका अत्यधिक होती है और यहाँ पे वोटर हमेशा तय करता है कि किसकी सरकार बनेगी। 2012 के पहले तक बहुजन समाज पार्टी का गढ़ माना जाता था अवध क्षेत्रों को, लेकिन अब सामंजस्य के हिसाब से अब तरीका बदला है। अब वोटर जानता है कि अगर हमें सरकार बनानी है तो हमें सुयोग्य सरकार बनानी होगी जी। अब इन 9 जिलों में 4 जिले ऐसे हैं जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के महारथियों का गढ़ है। ये अगर बात करें राजनाथ सिंह को तो उनका संसदीय क्षेत्र लखनऊ है। स्मृति ईरानी, उनका संसदीय क्षेत्र अमेठी है, उन्होंने राहुल गांधी को अमेठी से हराया था। वहीं अगर लखनऊ की बात करें तो केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर का घर है। वहीं लखीमपुर की बात करें तो वो घर अजय मिश्रा टेनी का है। जो ताजा मामला था, जिनका जो बेटा था वो किसानों पर गाड़ी चलाकर उनको मारने में दोषी पाया गया था, अभी फिलहाल जमानत पर बाहर हुआ है। तो ये ऐसे महारथियों का गढ़ है जहां पर
उनकी वोट की जो सेंधमारी है वो सबसे अधिक और वोट प्रतिशत भी उनका अधिक है। तो भाजपा के ऊपर इस वक्त ये भी निगाहें सकती हैं कि जो वोट बैंक उनके पास है इन क्षेत्रों में, क्या वो उसको कायम रख सकेंगे। वहीं अगर प्रदेश सरकार की बात करें तो दो बड़े मंत्री यानी ब्रजेश पाठक और आशुतोष टंडन, ये तो वो बड़े नेता हैं जो प्रदेश सरकार में मंत्री भी हैं। अब सबसे बड़ी बात ये होगी समझने योग्य कि 2017 में प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार बनी थी उनमें इन सभी नेताओं की एक अहम भूमिका थी। अब ऐसे में सवाल यह है कि क्या उस प्रिज्म को 2022 में समाजवादी पार्टी ध्वस्त कर पाएगी या फिर से यही सरकार बनाएगी। जय श्री अमरीश, इसके अलावा 6 बजे से चुनाव प्रचार थम गया है हालांकि, लेकिन राज्य में चुनाव प्रचार को अपने चरम पर हमने देखा तीनों चरणों में। अभी भी चौथे चरण के लिए पूरा चरम पर रहा। लखनऊ एयरपोर्ट पर हर घंटे 4 से 5 चार्टर प्लेन नजर आए और सभी दिग्गज उसमें पहुंचते हुए अपने चुनावी आज पूरा दिन भर जो उनके स्केड्यूल रहा वो भी ऐसा रहा। लेकिन फिर भी जो मतदान का फीसदी निकल कर आ रहा है अमरीश, वो कहीं ना कहीं सोचने विषय नहीं है क्या? चूंकि 50 से 55% के बीच मतदान होना औसतन मतदान इसे कहा जा रहा है। क्या चौथे चरण में सभी पार्टियां मिलकर वोटर्स को खींचकर ला पाएंगी मतदान के बूथ स्थलों तक? देखिए, चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने जब तारीखों की घोषणा की थी जैसी, उस वक्त कोरोना फिर से अपने चरम पर था और उस वक्त ये सबसे बड़ा मुद्दा था कि क्या जो वोटर है वो घरों से निकलकर ये रिस्क ले सकेगा कि वो फिर से जिस तरीके से चुनाव में मत डालता था, वोट डालता था, तो वो फिर से हो सके। क्योंकि कोलकाता में हमने देखा जब पश्चिम बंगाल में चुनाव था उस वक्त कोरोना की चपेट में या कोरोना की जद में बहुत से लोग आए थे, रैलियां थी, तो उसको देखते हुए चुनाव आयोग ने सबसे पहले रैलियों पर रोक लगाई थी। हालांकि 2 चरणों के बाद रैलियों को कुछ अनुमति मिली थी, लेकिन उस पर भी एक संशय बरकरार था कि कितने लोग आ सकते। चुनाव आयोग ने उसको दुगना किया, 500 से 1000 की भीड़ को चुनाव आयोग ने अनुमति दी। फिलहाल 23 फरवरी के चुनाव का आज प्रचार प्रसार का जो दिन था वो शाम को समाप्त हो चुका है। अब डोर टू डोर कैंपेनिंग की बात होगी, लेकिन बड़ा विषय यह है कि सोशल मीडिया के जरिए सभी राजनीतिक दल लोगों को अपनी तरह से किस तरीके से वो अपने जो संकल्प पत्र हैं उसको लोगों तक जन जन तक पहुंचाए, उस पर भी काफी सहमति बनी है। लेकिन बड़े नेताओं का जो आना, जो आपने कहा है, वो लगातार जारी रहेगा 7 मार्च तक, क्योंकि 7 मार्च तक पश्चिमी उत्तर प्रदेश में शुरू होने वाला जो चुनाव था वो अवध तक पहुंच चुका है। अब अवध से ये जो चुनाव है ये अब पूर्वांचल की तरफ रुख करेगा और पूर्वांचल का जो वोटर है वो हमेशा से सधा हुआ है और पूर्वांचल के वोटरों पर ही 2017 में भारतीय जनता पार्टी ने अच्छी खासी सेंधमारी की थी, लेकिन उसमें उस वक्त उनका जो साथ था, जो उनका उस साथ में प्रयास 2 बड़े नेताओं का था जो कि अब भारतीय जनता पार्टी को छोड़ चुके हैं। वो थे ओम प्रकाश राजभर और दूसरे थे स्वामी प्रसाद मौर्य। इन दोनों ने ही पार्टी को छोड़ा है, लेकिन नरेंद्र मोदी एक ऐसा चेहरा है जिनको देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ती है। और जब अभी बैक टू बैक 2 से 3 दिन के अंदर नरेंद्र मोदी चुनावी प्रचार प्रसार करेंगे पूर्वांचल में, तो वो दिशा और दशा तय करेगा कि अब आगे की रणनीति क्या होगी पार्टी, क्योंकि अखिलेश यादव की भी रैलियों में भीड़ अच्छी खासी उमड़ रही है। तो अब ये जो प्रचार प्रसार आज थमा है लखनऊ और अवध के आसपास के क्षेत्रों का, अब वो 27 तारीख के लिए अपना पूरा जो जोर है वो पार्टियां लगाएंगी 5वें चरण के लिए। जी अमरीश, मेरा अगला सवाल वही था। 2017 में जिस तरीके से एक तरफा लहर देखने को मिली थी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, नरेंद्र मोदी का चारों तरफ नाम गुंजायमान हो रहा था और काफी क्लियर कट जीत उस टाइम बनी थी, लेकिन इस बार संघर्ष करके कहीं ना कहीं जीत मिलेगी, क्योंकि जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने के लिए भीड़ जुट रही है। मुलायम सिंह यादव जब बीते दिनों स्टेज पर पहुंचे और उन्होंने काफी ज्यादा वृद्धावस्था में है, जिस तरीके से उन्होंने अपनी आवाज में कहा हाथ जोड़कर के अखिलेश को वोट दीजिए, एक तरीके से सिंपैथी वोट भी यहाँ मिल सकता है, चूंकि एक पिता अपने पुत्र के लिए वोट की मांग कर रहा है। काफी अच्छा उनका राजनीतिक कद रहा है राजनीति में, तो काफी टक्कर का मुकाबला इस बार हो सकता है ना अमरीश? इस पर क्या विश्लेषण आपका? बिल्कुल जैसी, एक बहुत अच्छा प्रश्न है। 2017 में चुनाव लड़ा गया था नरेंद्र मोदी और अमित शाह के चेहरे पर। नरेंद्र मोदी वो चेहरे थे जिन्होंने 2014 की प्रचंड लहर के साथ केंद्र की सत्ता में काबिज हुए थे और उसके बाद अन्य राज्यों में जैसे जैसे चुनाव होते गए नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव हुए। 2017 का जो उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव था उसमें भी नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया था और शपथ ग्रहण के 2 दिन पहले तक भी किसी को नहीं था कि योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री के रूप में प्रेजेंट किए जाएंगे। लेकिन इस बार का जो चुनाव है
वो उत्तर प्रदेश का वो चुनाव है जहां पे बहुत सालों बाद ऐसा देखने को मिल रहा है कि किसी राज्य में चुनाव है और भारतीय जनता पार्टी ने पहले ही फेस को रिप्रेजेंट कर दिया है, और वो फेस है योगी आदित्यनाथ। मतलब ये वो चेहरे हैं जो नरेंद्र मोदी से भी आगे निकलता हुआ एक चेहरा है उत्तर प्रदेश के अंदर, जिसके पास हिंदुत्व का एक एजेंडा है, प्रचंड बहुमत है हिंदू वोट बैंकों की, उसको साधा है भारतीय जनता पार्टी ने योगी आदित्यनाथ के रूप में। और इस बार भारतीय जनता पार्टी ने नरेंद्र मोदी के साथ साथ हर जगह अपने पोस्टर, बैनर, फ्लैग, हर जगह योगी आदित्यनाथ की फोटो को भी प्रेजेंट किया है। लेकिन अगर बात करें समाजवादी पार्टी की, तो 2012 से 17 के बीच में अपनी विकास के वो काम को, अपने विकास की वो भागीदारी को जिस तरीके से संकल्प पत्रों के साथ अखिलेश यादव प्रेजेंट कर रहे हैं और उनकी रैलियों में भीड़ उमड़ रही है, उससे ये कहीं भी इस बात को अनदेखा नहीं किया जा सकता है कि इस बार की जो लहर है, इस बार की जो हवा है, वो सपा के भी साथ है। क्योंकि अखिलेश यादव को पता है कि दिल्ली का रास्ता अगर तय करना है उनको, लखनऊ की सत्ता पर फिर से काबिज होना है, तो ये चुनाव उनके लिए बहुत अहम है। और मुलायम सिंह यादव को भी पता है कि 2022 का चुनाव अगर समाजवादी पार्टी के हाथ से निकलता है तो 2024 का जो रास्ता है वो बहुत कठिन होगा। ये सभी पार्टियां जानती हैं, क्योंकि दिल्ली का रास्ता जो है वो उत्तर प्रदेश की सत्ता पर होकर निकलेगा। 80 लोकसभा सीटों की ये उत्तर प्रदेश का राज्य है और ये तय करता है कि केंद्र की सत्ता में कौन विराजमान होगा और कौन देश का अगला चेहरा होगा। लेकिन उससे पहले 7 मार्च तक 7 चरणों का ये जो चुनाव है, इसकी दिशा और दशा ये वो बड़े चेहरे तय करेंगे जिन्होंने जनता के बीच में अपनी आवाज उठाई है। बिल्कुल यकीन। 5 सालों में 14 वर्ष के वनवास के बाद भारतीय जनता पार्टी ने वो काम किया है, वो प्रयास किया है कि अगला 5 साल जनता उसको दे। लेकिन विकास की वो जो डोर थी जिसको अखिलेश यादव ने 2012 से 17 तक संभाल के रखा था, अब वो 22 में नई हवा है, नई सपा है के स्लोगन के साथ बढ़ रहे हैं। ये देखने वाली बात दिलचस्प है कि आखिर सत्ता पर जनता किसको विराजमान करती है। चलिए अमरीश, अब जल्दी से एक बार चौथे चरण के जो चुनाव है उन पर बात कर लेते हैं। 9 जिलों की 59 विधानसभा सीटों के लिए चुनाव प्रचार का शोर थम चुका है। चुनाव है 23 फरवरी को। हॉट सीट्स इसमें से क्या है? जैसे तीसरे चुनाव में हमने करहल का एक बहुत ज्यादा नाम सुना, सुर्खियों में करहल सीट, चूंकि अखिलेश यादव आ रहे हैं, पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ा। इस चुनाव में, चौथे चरण के चुनाव में हॉट सीट्स कौन सी रहेंगी? देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा है। सबसे पहले मैंने इससे पहले भी जिक्र किया था, लखनऊ की वो 2 सीटें पूर्व राज्यपाल लालजी टंडन के सुपुत्र वो भी चुनाव लड़ रहे हैं। आशुतोष टंडन जी, वो कैबिनेट मंत्री भी हैं वर्तमान में प्रदेश सरकार में। इसके साथ साथ ब्रजेश पाठक जो कि पूर्व में सांसद भी रहे हैं और इस सरकार में, वर्तमान जो सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, इसमें कानून मंत्री के पद पर काबिज हैं। ये 2 चेहरे। इसके अलावा अगर रायबरेली की सीट की बात करें तो सबसे बड़ा चेहरा था अखिलेश सिंह। अखिलेश सिंह वो चेहरे थे जो लगातार 5 से 6 बार रायबरेली के विधायक रहे और उसके बाद उन्होंने अब उनकी सुपुत्री जो है अदिति सिंह, वो कांग्रेस में विधायक थी, लेकिन वर्तमान में अगर उनकी बात करें तो अब वो भाजपा का दामन थाम चुकी है और भाजपा की ही टिकट पर चुनाव लड़ रही है। तो ये वो कुछ बड़े चेहरे होंगे जिस पर इस बार का चुनाव है और इस बार का जो समीकरण है राजनीतिक, वो उनके इर्द गिर्द इस सीटों पर घूमेगा। बिल्कुल। चलिए अमरीश, बहुत शुक्रिया फिलहाल साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत साझा करने के लिए। ये थे यूपी से स्टेट हेड अमरीश सिंह, तमाम जानकारी देते हुए। साथ ही 23 फरवरी को चौथे चरण का चुनाव है और उस पर भी उन्होंने अपना विश्लेषण यहाँ के सामने रखा है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने सोमवार को लखनऊ में रोड शो किया। चिन्हट बाजार में प्रियंका ने रोड शो कर कांग्रेस प्रत्याशियों के लिए वोट की अपील की। उन्होंने कहा कि केंद्र और प्रदेश में भाजपा की सरकार है, इन्होंने विकास के नाम पर कुछ नहीं किया। 5 साल तक इनकी सरकार एयरपोर्ट और बंदरगाह बेचती रही। जब चुनाव नजदीक आया तो उद्घाटन और शिलान्यास की याद इन्हें आई। अब जनता ने मन बना लिया है, बहुमत से कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। प्रियंका ने यह भी कहा कि किसानों की आय दोगुनी करने का दावा करने वाली सरकार फेल हो गई। किसानों की फसल छुट्टा पशु चर कर चौपट कर रही हैं, उन्हें अपनी फसल का ठीक दाम नहीं मिल रहा। एयरपोर्ट बेचने वाली सरकार को चुनाव नजदीक आने पर जेवर में एयरपोर्ट के उद्घाटन की याद आई। समाजवादी पार्टी ने यूपी विधानसभा चुनाव 2022 में पहली बार शिवपाल सिंह यादव को अपना स्टार प्रचारक बनाया। चौथे चरण के बाद शिवपाल सिंह यादव अब उत्तर प्रदेश के बाकी बचे चरणों के लिए चुनाव प्रचार करेंगी। निर्वाचन आयोग से पास हुई लिस्ट में शिवपाल यादव का नाम स्टार प्रचारकों में भेजा गया। अखिलेश यादव ने इस सूची में अपने चाचा व प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के प्रमुख शिवपाल सिंह यादव को भी शामिल किया है। इसके अलावा सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव,
डिंपल यादव और स्वामी प्रसाद मौर्य भी स्टार प्रचारकों की लिस्ट में शामिल हैं। समाजवादी पार्टी ने 30 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की। इसे बनाए गए पहले स्टार प्रचारकों की सूची में शिवपाल सिंह यादव को शामिल नहीं किया गया था। खुद मुलायम सिंह ने मतदाताओं से अखिलेश को वोट देने की अपील की थी। इससे पहले उनके भाई प्रोफेसर रामगोपाल यादव, शिवपाल सिंह यादव और भतीजे अखिलेश यादव जनसभाएं कर चुके हैं। इसी के साथ तीसरी पीढ़ी के रूप में मुलायम के नाती तेज प्रताप यादव भी गांव-गांव जाकर अखिलेश के लिए वोट मांग चुके हैं। लखनऊ के डीएम ने शहर के लोगों से आगामी 23 फरवरी को रिकॉर्ड मतदान करने की अपील की। आपको बता दें कि लखनऊ में चौथे चरण के चलते 23 फरवरी को मतदान होगा, जिसके संबंध में डीएम मतदाताओं से ज्यादा संख्या में मतदान करने की अपील करने पहुंचे। उन्होंने कहा कि लखनऊ ने ठाना है रिकॉर्ड बनाना है और इस बार फ्लावर नहीं बल्कि फायर बन के दिखाना है। तो वहीं बुलंदशहर की छतारी थाना पुलिस और स्वाट टीम ने 6 दिन पहले हुए मासूम के अपहरण मामले का खुलासा कर दिया, साथ ही मासूम को दस्तयाब कर लिया है। तो वहीं इस दौरान टीम ने एक महिला समेत 3 आरोपियों को दबोच लिया है। आपको बता दें कि दरअसल ये पूरा मामला छतारी थाना क्षेत्र के हिम्मतगढ़ी गांव का है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। ये जीरालाल जो इस बच्चे का बड़ा भाई है, काफी दिनों से गुड़गांव में रह करके नौकरी करने लगा था और उस महिला से मिल नहीं पा रहा था। तो उससे मिलने के लिए पिंकी ने अपनी बड़ी बहन के लड़के लवकेश को, जो इसी गांव का रहने वाला है, उसको प्रेरित किया कि इसके भाई को किसी तरह उठा करके मुझे सुपुर्द कर दो। और 15/2 को दिन में लगभग 1:30 बजे के आसपास लवकेश उस बच्चे को बहला फुसला के अपने साथ ले गया और इस गांव से 4-5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित दानपुर गांव में पिंकी नाम की महिला। खबर अब यूपी के जौनपुर से, जहां सपा प्रत्याशी डॉक्टर रागिनी सोनकर को टिकट मिलने पर कुछ पार्टी कार्यकर्ताओं ने अपने पदों से इस्तीफा दिया था, लेकिन अब पार्टी आलाकमान ने इन इस्तीफों को नामंजूर किया है। कोतवाली वार्ड में राशिद खान के आवास पर हुई आपातकालीन बैठक में जिला अध्यक्ष लाल बहादुर यादव ने सभी पदाधिकारियों के इस्तीफे नामंजूर कर दिए हैं। आपको बता दें कि जगदीश सोनकर को टिकट नहीं मिलने से नाराज सपा कार्यकर्ता ने इस्तीफा दिया था। उनके इस्तीफा या उनको जो पीड़ा थी, जो तकलीफ थी, उसको जिला पार्टी ने उससे नामंजूर कर दिया। नामंजूर करने के साथ ही साथ अपने पार्टी के पदाधिकारियों, नेताओं, कार्यकर्ताओं से पुनः आग्रह करते हुए सारे लोगों को काम पे लगा दिया गया। अब बैठक हो रही आगे की कार्यवाही के लिए, चूंकि चुनाव प्रचार का कार्यक्रम शुरू होने जा रहा है। कल सिंबल मिल जाएगा। आज तक की प्रक्रिया जो है नामांकन की और चुनाव की जो होती है, नामांकन प्रक्रिया के बाद कल उसका सिंबल का आवंटन। तो वहीं यूपी के जालौन में रफ्तार के कहर ने 2 लोगों की जान ले ली। यहां पर कोतवाली क्षेत्र के हरिपुरा गांव में एक तेज रफ्तार अनियंत्रित पिकअप ने बाइक सवारों को टक्कर मार दी, जिसमें बाइक सवार 2 सगे भाइयों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। इस हादसे के बाद पिकअप अनियंत्रित होकर पलट गई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। यूपी के लखीमपुर खीरी में भारत नेपाल सीमा पर पुलिस और एसएसबी ने संयुक्त कार्रवाई कर नशा तस्कर को गिरफ्तार किया। इस दौरान खजूरिया चौकी पुलिस ने आरोपी से 2 किलो 250 ग्राम चरस और एक बाइक भी बरामद की। नशा तस्कर के कब्जे से बरामद चरस की कीमत लाखों में आंकी जा रही है। ऐसे में पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। अब खबर यूपी के बुलंदशहर से, जहां किसान नेता के ट्रक में संदिग्ध परिस्थितियों में आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि देखते ही देखते ट्रक जलकर खाक हो गया। इधर घटना की सूचना पाकर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर नियंत्रण किया। तो वहीं पीड़ित ट्रक मालिक ने अज्ञात लोगों पर साजिश के तहत ट्रक जलाने का आरोप लगाया। ये मामला दरअसल सिकंदराबाद औद्योगिक क्षेत्र के हृदयपुर मोड़ का बताया जा रहा है।
तो वहीं यूपी के आजमगढ़ में जहरीली शराब पीने से 9 लोगों की मौत हो गई, जबकि 12 लोगों की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। 9 लोगों की मौत के बाद ग्रामीणों का गुस्सा प्रशासन पर फूट पड़ा। ग्रामीणों ने सड़क मार्गों को जाम कर प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। इसके बाद मौके पर जिले के आला अधिकारी पहुंचे और परिजनों से बातचीत की। साथ ही प्रशासन ने घटना की जांच कराने की बात भी कही है। चलिए इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।